नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। ज्योतिष हमारे जीवन का आधार होता है। जब इंसान मुश्किल में आता है, किसी संकट में आता है या किसी बड़े गंभीर बीमारी से घिर जाता है, तो एक ज्योतिषी है जो उसके जीवन को रास्ता दिखलाता है, मार्ग दिखलाता है। और ज्योतिषियों की जो सलाह होती है उस संकट से बाहर आने में एक आम आदमी की मदद करती है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जोधपुर के प्रख्यात पंडित ब्राह्मण ज्योतिषाचार्य प्रकाश व्यास जी से। और हम उनसे प्रकाश व्यास जी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु शास्त्र में महारत हासिल है और वो इसके लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने अनुभव के बारे में, अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम पंडित प्रकाश व्यास है। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु 26 सालों से करता आ रहा हूं और जिसमें मैंने 23 साल दुबई यूएई में किए हैं और अभी 3 साल से इंडिया में मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से लोगों की मदद करता आ रहा हूं सर। जिससे काफी लोगों को जी सर ज्योतिष की हमारे जीवन में खास भूमिका होती है, क्योंकि ज्योतिष ही है जो हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। तो आप इस बात को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, क्या किस तरह हमारे जीवन को दिशा देता है? सर, ज्योतिष हमारे जीवन में एक तो आत्मा में जागृति लेके आता है और मार्गदर्शन प्रकट करता है कि आगे आपको क्या करना है, आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो मार्गदर्शन प्रकट करता है और इसमें हमारे कर्मों और भाग्यों का दोनों का लेखा होता है, जिससे हमको इजी हो जाता है कि आगे की लाइफ किस तरह से हम व्यतीत कर सकते हैं। तो ज्योतिष उसमें मार्गदर्शन करता है। जी सर, लोग ज्यादातर दुविधा में रहते हैं राशि को लेकर, लगन को लेकर कि किसको हम ज्यादा प्रभावी माने। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि लगन और राशि में कौन ज्यादा प्रभावी होता है, जिसका असर हमारे जीवन पर आता है? सर, लगन में तो क्या होता है कि व्यक्ति का शरीर भारी, व्यक्ति का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसकी आत्मा और उसका व्यक्तित्व भारी, उसकी बनावट कैसे होगी, शारीरिक रूप से वो किस तरह से देखा जाएगा। एक एग्जांपल समझो, किसी के लग्न में चंद्रमा है तो उसका स्वरूप व्हाइट होगा। और इसी तरह से राशि में अगर देखें तो राशि क्या है कि मन का अधिपति, मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो चंद्रमा की वजह से होते हैं। चंद्रमा मन में जो भी विचारधाराएं आदमियों के लेके आते हैं तो मन के भाव को और उसके स्वभाव को दर्शाता है। तो लगन का इसमें बहुत ज्यादा महत्व माना गया है कि लगन से बाहरी जीवन की जो व्यक्तित्व दिखता है वो जीवन का पथ तय करता है। इसलिए लगन का ज्यादा महत्व बताया गया है। राशि के अकॉर्डिंग लगन को ज्यादा महत्व दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में। सर, जैसे आपने चंद्रमा की बात की तो हमारा अगला सवाल चंद्रमा से ही सर, अगर क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का मालिक होता है, काफी चंचल स्वभाव इंसान के अंदर आता है। तो सर, हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में चंद्रमा पहले स्थान पर बैठे हुए हैं, तो वो किस तरह उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे? सर, जिसके लगन में चंद्रमा बैठे होंगे तो सर्वप्रथम तो ये देखा जाएगा कि उसका लगन का लॉट यानी लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। और लगन में अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा का स्वरूप आपने देखा होगा व्हाइट है, उसको आप देखेंगे तो उसका व्हाइट स्वरूप होगा। चंद्रमा के स्वरूप व्हाइट से यानी उसको दूध, दही, कोक, पेप्सी और आप ये देखेंगे चावल, शुगर, इनसे रिलेटेड उनको जीवन में हमेशा लाभ मिलेंगे। हमेशा अगर चंद्रमा उच्च का है तो बहुत लाभ मिलेंगे, अगर नीच का हो गया तो इसके विपरीत सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह से रहेगा। तो वो डिपेंड रहता है कि उसके अंदर लगन में जो राशि है वो चंद्रमा की उच्च की राशि है कि नीच की राशि है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर उस पर प्रेडिक्शन की जा सकती है। पर लगन में चंद्रमा ये निश्चित तौर से बताया जा सकता है कि लगन में अगर चंद्रमा है और वो क्षीण नहीं है तो उसका स्वरूप व्हाइट ही होगा। अगर लगन में शनि है तो उसका स्वरूप थोड़ा शनि जैसे काले स्वरूप रहेंगे और मंगल है तो लाल तरीके का, थोड़ा स्वर्ण तरीके का दिखेगा। सर, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बड़ा अनुभव है, आपने काफी चीजें ज्योतिष में देखी हैं, जानी है, तो सर
पिछले 5 साल में देखें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया पर ज्योतिष को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो जो सोशल मीडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है, आप उससे कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजी के जरिए लोगों को गुमराह किया जाता है? नहीं, सोशल मीडिया से लोगों ने, ये है कि लोगों को जागरूकता आई है। हमारा ये जो सनातनी जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु जो है बहुत ही पुराना है। अगर आप देखेंगे मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी वास्तु के तथ्य निकले गए हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही पुरानी, आज से 5000 साल पुरानी मानी गई है। इसमें आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। उनकी आप जीवन शैली में, अगर जो लोगों को पहले ही पता पड़ जाता है कि हमारे ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसके अगर अपन पहले से ही उपाय कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम आने वाली होती है, यानी कर्म और भाग्य का लेखे का संतुलन बना सकती है, यही एस्ट्रोलॉजी है। इसमें टोटली साइंस और मैथ से, अगर आपका स्टार ये दिन से ये राशि पे आएगा, यानी सूर्य हमारा क्या है 365 दिन में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो इसीलिए ही हमारी दिवाली अगर आप 10 साल आगे की भी पूछोगे तो बरोबर बताया जाएगा। और चंद्रमा क्या है कि 2.25 दिन एक राशि में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है कि कला परिवर्तन में वहां वेरिएशन आ जाता है। तो अगर आप ईद देखेंगे तो कभी भी ईद समय पे नहीं आ पाती है, क्योंकि वो चंद्रमा पे, मून साइन वाले में यही प्रॉब्लम रहता है। और सन साइन हमारा हमेशा एक्यूरेसी रहेगी। आप 10 साल 20 साल आगे का कुछ भी बताओगे तो हमारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दिवाली सब एक्यूरेट आएगा। तो ज्योतिष आज सोशल मीडिया जो भी आज बता रहा है, तो लोगों को उसमें अवेयरनेस, यानी उसमें आगे जानकारी मिल रही है, जिससे लोगों को पता पड़ रहा है कि हम लाखों का घर तो ले रहे हैं, पर उसमें अगर 5 एलिमेंट आपके बैलेंस नहीं है तो वो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बन सकते हैं। तो उसको लोग अभी समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके उपाय कर रहे हैं। तो वो आदमी सुबह से शाम मेहनत तो कर ही रहा है, पर अगर आपके 5 एलिमेंट अगर बैलेंस है और ज्योतिष शास्त्र में अगर आपके लगन की या दशा महादशा के उपाय किए हुए हैं, तो आदमी की प्रोग्रेस बहुत ही स्पीड से होना शुरू हो जाती है। उस घर में सुख सुविधा, सकारात्मकता और सबकी उन्नति दिखनी शुरू हो जाती है। सर, आप एक ऐसे शहर से आते हैं, जोधपुर में जाना माना नाम है, एक प्रसिद्ध वहां के ज्योतिषाचार्य है। सबसे बड़ी बात, जोधपुर शहर का नाम ज्योतिष विद्या से काफी गहराई से जाके जुड़ा हुआ है, पूरे देश में जाना जाता है। तो सर, आपके पास में जो ज्यादातर क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो किन किन ज्यादा समस्याएं उनकी क्या रहती हैं? आज के दौर में अगर देखा जाए, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा है। पैसा सबके पास है, पर यह है कि शारीरिक, किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक टेंशन, किसी की विवाह में प्रॉब्लम, किसी के आप देखेंगे काम बहुत ही, जो काम 7 दिन में होने चाहिए वो 40 से 50 दिन लग रहे हैं। तो लोगों को वो जो पहले जैसा सब्र नहीं रहा है, और हर आदमी को आज स्पीड से रिजल्ट चाहिए, स्पीड से आपको उसके अकॉर्डिंग उपाय चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र ही एकमात्र ऐसा है, ज्योतिष और वास्तु, एस्ट्रो विद ज्योतिष को अगर कंबाइन किया जाता है तो इसमें अभी हम ये देख रहे हैं कि एस्ट्रो विद वास्तु, अगर चौथा घर अपन देखते हैं तो मकान, गाड़ी, वाहन और माता का सुख होता है। तो चौथे घर में समझो मेष राशि है, मंगल की राशि है, तो उसको साउथ फेसिंग घर बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। साउथ फेसिंग घर में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आजकल लोगों को यह भी पता पड़ गया है कि एस्ट्रो विद वास्तु, अगर एस्ट्रोलॉजी में हमारा 4th हाउस मकान, गाड़ी, वाहन का स्थान है और उसके अकॉर्डिंग हम वो दिशा का गढ़ ले रहे हैं, तो उसमें सुख सुविधा, संपत्ति और डे टू डे वर्क होने के चांस बनते हैं। उसमें बीमारियां, और घर में समझो 10 आदमी रह रहे हैं और 10 के विचारधारा अलग है, इस तरह से नहीं रहता है। तो आज लोग जागरूक हो गए हैं, और जोधपुर में तो ये बहुत ही आप ये देखेंगे कि जोधपुर तो हमारा बहुत फेमस है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी के दिग्गज नेता बैठे हैं। बहुत ही शहर में तो आपको पता ही होगा। सर, आजकल एक चलन चला हुआ है कि जो ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या सोशल मीडिया से अलग हो, वो लोगों को प्रेडिक्शन देते हैं गोचर पद्धति के आधार पर। जो वर्तमान में राहु, केतु, शनि, मंगल के गोचर होते हैं, उसके हिसाब से लोगों को उनके भविष्य के बारे में जानकारी और उपाय बताते हैं। तो सर, एक बड़ा दुविधाग्रस्त सवाल है कि क्या हमारा जीवन गोचर से ज्यादा प्रभावित होता है, या हमारी जन्म कुंडली में जो दशा महादशा अंतरदशा चल रही होती हैं उनसे ज्यादा प्रभावित होता है? इससे पर्दा हटाइए सर।
देखिए सर, इसमें इस तरह का होता है कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम जो हम कुंडली बनाते हैं तो उस टाइम की स्काई पोजीशन होती है कि भाई सिंह राशि में 2 ग्रह बैठे थे, मंगल राशि में ये बैठा था, तो उस टाइम की स्काई पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं लगन चार्ट। और उससे ठीक 9 महीना पहले जब बच्चा फर्स्ट टाइम घर में कंसील हुआ उसको बोलते हैं नवांश। अगर आपका लगन चार्ट में कोई ग्रह नीच का है और नवांश में उच्च का है तो अच्छा फल मिलेगा। तो हम 3 चीजें देखते हैं, एक तो लगन चार्ट, एक नवांश और गोचर। क्योंकि लगन चार्ट तो जब आप 70 में बॉर्न हुए या 75 में बॉर्न हुए उस टाइम की स्काई पोजीशन है, और गोचर में आज वो 9 ग्रह कहाँ है। अभी इन 9 में से चलता एक है जिसको बोलते हैं दशा, उसके अंदर चलती है अंतरदशा फिर प्रत्यंतर। तो इन 3 चीजों को देखना होता है, लगन चार्ट, नवांश और गोचर। इसके अकॉर्डिंग ही अगर प्रेडिक्शन करोगे तो वो एक्यूरेसी से जाएगी, अदरवाइज नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परिणाम सकारात्मक नहीं दिखेंगे, कुछ न कुछ प्रेडिक्शन में हेरफेर दिखेगी। पर अगर आप लगन चार्ट, नवांश और गोचर को ध्यान में रखते हुए अगर प्रेडिक्शन करते हो तो बिल्कुल एक्यूरेसी से जाएगी, और उसकी रेमेडीज अगर करेंगे तो जातक को निश्चित तौर से रिजल्ट आते नजर आएंगे। अभी जैसे समझो 2026 में अभी आप देखेंगे तो इसमें गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 इसमें गुरु खुद की राशि में, कर्क राशि में आ रहे हैं, उच्च के गुरु हो जाएंगे। पर इसमें ये साल में मंगल और शनि का टकराव जो रहेगा, इसमें गुरु की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्योंकि गुरु ही इस साल बचा सकेंगे। क्योंकि गुरु में उच्च के गुरु रहेंगे तो शिक्षा, भाग्य, नौकरी, आध्यात्मिकता का विस्तार होगा। और अगर शनि और मंगल का अगर देखें तो ये बहुत जगह उथल पुथल लेके आएंगे। अगर संसार में अगर देखेंगे तो उस पे कंट्रोल करने के लिए ये गुरु का गोचर अगर 2026 में देखें तो कर्क राशि में उच्च का गुरु बहुत ही अच्छा माना गया है। तो हमारे हिसाब से तो हम यही मानते हैं कि लगन चार्ट, नवांश और गोचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ही प्रेडिक्शन की जा सकती है, अगर एक तरफा बोला जाए तो रॉन्ग होता है। सर, जैसे आपने अभी शनि और मंगल की बात करी, दोनों काफी उग्र ग्रह हैं, लोग काफी भयभीत रहते हैं। सर, अगर मान के चलिए किसी की हॉरोस्कोप में शनि मंगल की भाग्य स्थान में युति है, तो इस युति को लेकर जो अधिकतर ज्योतिष हैं वो लोगों को नकारात्मक सलाह देते हैं, उनको एक तरह से भयभीत कर देते हैं। तो आपका नजरिया क्या है? आपको क्या लगता है कि शनि मंगल अगर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो जीवन को किस तरह प्रभावित करेंगे और इनका उपचार क्या है? देखिए सर, शनि और मंगल की युति अपने आप में बहुत बड़ी युति मानी गई है। और इसमें अगर भाग्य स्थान में बैठ जाए, भाग्य स्थान जो है लक का स्थान माना गया है, आपके जीवन में जो भी लक साथ देता है वो भाग्य स्थान माना गया है। पर वो डिपेंड करता है कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर वो नीच राशि में बैठे हैं तो विपरीत असर देगा, अगर उच्च राशि में बैठ रहा है तो बहुत ही अच्छा असर देगा। उसमें भले ही वो शनि की उच्च की राशि हो या मंगल की उच्च की राशि हो, शनि मंगल की युति, मंगल आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है और शनि न्याय का देवता माना गया है। अगर आप अच्छे कर्म सदुपयोग से जो काम करोगे, शिक्षा के विभाग में समझो नौकरी के किसी के आपने हेल्प की तो शनि न्याय का देवता माना गया है, तो आपकी प्रोग्रेस निश्चित तौर से बढ़ेगी। और मंगल आदमी में कॉन्फिडेंस लेवल सैनिक का कार्य करता है। और अगर भाग्य स्थान में अगर शुभ में बैठ गया, शुभ राशि के साथ बैठ गया या उच्च राशि के साथ बैठ गया तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा, और नीच राशि में अगर बैठ गया तो दुष्प्रभाव देगा। और इनके लिए यही है कि मंगल और शनि के जाप किए जाएं। वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे शनि का मैं बताना चाहूंगा, ओम प्राम प्रीम प्रो स शनि नमः, इस तरह के वैदिक मंत्र है। शनि के 23,000 जाप होते हैं और मंगल के 10,000 जाप है। ये अगर जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा में अगर आ रहे हैं तो इनका उपाय किया जाए तो बहुत ही निश्चित अद्भुत आपको रिजल्ट आते नजर दिखेंगे। इसमें अद्भुत रिजल्ट आएंगे आपको, आप जितने इमेज नहीं करोगे उससे ज्यादा रिजल्ट देखे जाएंगे। लोग डरते हैं शनि और मंगल से क्योंकि वो न्याय के देवता है, तो वो निश्चित तौर से, और मंगल अगर खराब हो गया किसी का तो फिर क्या है कि प्रेशर का, गुस्सा, व्यर्थ के झगड़े और ब्लड प्रेशर का कारक बन जाता है और कैरियर में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इसमें शिव की उपासना, हनुमान जी की उपासना और आप शनि और मंगल के जाप करें। सर, आजकल हम एक ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया पर, खासकर जो राहु है, राहु को पूरे सोशल मीडिया पर एक एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्टस में ब्लेम बना दिया गया है, खलनायक बना दिया गया है।
ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं जैसे कि जीवन को तबाह करने में जो 90% भूमिका है वो राहु की रहती है। तो सर हम चाहते हैं कि राहु को लेकर जो जो सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर सोचते हैं, तो एक तो आपकी राय क्या है और राहु किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसका एक चमत्कारिक इलाज क्या हो सकता है? राहु की क्या है कि पूरे जीवन में अगर आप देखेंगे तो 18 साल की महादशा आती है, और राहु में अगर आपने मेहनत की तो वो निश्चित तौर से आपको मुकाम हासिल कराता है। बहुत बड़े बड़े पद पे आप किसी के भी बड़े बड़े पद पे देखेंगे तो वो राहु की महादशा में ही उन्होंने हासिल किया होगा। अगर यही राहु अगर सेकंड हाउस यानी धन स्थान में बैठ जाए, तो धन स्थान का अधिपति होके बैठे या वाणी का कारक है, परिवारों में उनका खान पान, वाणी का कारक, ये बहुत ही अच्छा बताया गया है। और अगर राहु में मेहनत बहुत कराता है, लोग इसलिए डरते हैं कि राहु निश्चित तौर से और इमीडिएटली रिजल्ट देता है। तो अगर आपने कहीं भी मेहनत में कमी बेशी लेके आए तो राहु आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपने पूर्ण रूप से मेहनत की है तो निश्चित तौर से आपको राहु मुकाम हासिल करा लेगा बड़े बड़े पद पे। आज भी हमने कई कुंडलियों में देखा है कि राहु की दशा में ही बड़े बड़े पद हासिल किए हैं लोगों ने। सर एक दूसरा मेरा खास सवाल है, और क्योंकि ये सवाल लोगों के जीवन से, कैरियर से जुड़ा हुआ है। सर 10th हाउस को हमारा कर्म स्थान माना गया है। हम ये आपसे एक खास सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमने अनेक एस्ट्रोलॉजर्स के जो इंटरव्यूज किए उसमें ये बात उभर के सामने आई कि अगर 10th हाउस में चंद्र शनि का विषयोग बन जाता है तो उससे एक इंसान, कोई भी इंसान हो, उसका कैरियर एक तरह से तबाह हो जाता है, और जैसे कि एक तरह से अंधकार छा जाना। तो आपसे हमारा आग्रह है कि जो चंद्र शनि का विषयोग जो 10th हाउस में बन जाता है तो उसके एक तो क्या प्रभाव आते हैं, दूसरा उसका क्या उपाय ऐसा करें ताकि लोग अपने रोजगार, अपने कर्म को प्रभावी कर सकें? हाँ सर, अगर 10th हाउस में विषयोग आता है तो विषयोग का मैं आपको एक चीज, 10th हाउस हमारा कर्म हाउस है। जो भी आप काम करोगे या जो भी नौकरी या बिजनेस जो भी अगर आप कर रहे हो तो वो 10th हाउस से देखा जाता है। इसमें शनि चंद्रमा का विषयोग माना गया है। वो कौन सी राशि में, अगर नीच की राशि में है तो बहुत ही ज्यादा खराब पोजीशन में हो जाता है, जिसमें कैरियर वाइज मानसिक टेंशन, अशांति, परिवार में जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन, अकेलापन, इस तरीके से व्यतीत होता है और विवाह में देरी उत्पन्न करता है। अगर वो उच्च कर रहा है और आपके 10th हाउस में तो वो मुकाम हासिल कराएगा, पर शनि चंद्रमा विषयोग है तो कोई ना कोई नशीली चीज का सेवन करेगा, वो जातक नशीली चीजों का सेवन करेगा, और वो 10th हाउस में अगर अच्छी पोजीशन में बैठा है तो बहुत अच्छे फल देगा। पर इनके अगर खराब पोजीशन में है तो शनि के जाप करें, पीपल पे दिया जलाएं, और शनि के मंत्र, बीज मंत्र जो है वो जैसे मैंने पहले बताया, वो शनि का जाप अगर करेंगे और शिव जी की उपासना करेंगे, जिसमें भी आप शिव को हल्दी और केसर से अगर सोमवार के दिन अभिषेक करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फलदायक होता है। सर गुरु चांडाल योग नाम सुन के ही लोग भयभीत हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है या गोचर में किसी भाव में गुरु चांडाल योग बन जाता है तो लोग काफी डर जाते हैं। उनको लगता है जैसे कि अब उनके विवाह में विलंब होगा, रोजगार में कमी आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी। तो सर गुरु चांडाल योग की क्या इसकी भूमिका होती है? ये क्या ये विवाह को रोकने में सक्षम होता है? इसका क्या उपाय कर सकते हैं? गुरु चांडाल योग अपने आप में बहुत ही खराब योग माना गया है। इसमें एज पर एस्ट्रोलॉजी में अगर गुरु और राहु की युति या केतु की युति को खराब माना गया है, वो भले किसी स्थान में हो, उसमें संघर्ष पैदा कर देता है, पैसों की कमी, और वो जो आप देखेंगे कि वो शॉर्टकट तरीके से लोग पैसे कमाने में और व्यर्थ के पैसे उड़ाने में बिलीव करते हैं, वो जातक जिनको गुरु राहु या गुरु में केतु, इसको भी चांडाल योगी माना गया है, तो ये सबसे ज्यादा समस्या पैदा करता है पैसों से या व्यर्थ के खर्चों से, या कैरियर में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे जातकों को पीले वस्त्र का धारण करें और आप देखें शिव जी की पूजा करें और गुरु के जाप करें। गुरु के बीज मंत्र जो है, वैदिक मंत्र है, वो अगर जाप करते हैं तो इससे काफी हद तक जो है इनके दोषों का निवारण हो सकता है और इनके कैरियर में
और मनी वाइज, और जो इनके, क्योंकि गुरु राहु का जो योग बनता है तो वो मानसिक तौर से लोग शॉर्टकट तरीके से पैसे किस तरीके से कमाने हैं या किसी को नुकसान पहुंचा के पैसा किस तरीके से कमाना है, वो दिमाग में जो बातें चलती है, अगर आप शिव जी की या गुरु के जाप या पीले वस्त्र धारण करते हैं तो काफी हद तक उसमें सहायक होता है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाती है, उसमें काफी हेल्प करता है ये रेमेडी। गुरु चांडाल योग की तरह ही मंगल दोष भी, राहु मंगल का जो अंगारक योग है किसी भी भाव में बनता है या मांगलिक व्यक्ति कोई होता है तो इसको लेकर भी लोग काफी डरते हैं और अक्सर देखा गया है काफी ग्रंथों में ये भरा पड़ा है कि मांगलिक दोष जीवन को तबाह करदेता है। तो हम चाहेंगे आप मांगलिक दोष से पर्दा हटाएं और इसके लिए कुछ ऐसे उपाय बताएं ताकि लोगों का डर कम हो जाए। देखिए सर, मांगलिक दोष तो कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 हाउस में अगर मंगल है तो मांगलिक माना गया है, और मंगल में राहु अगर अंगार योग बन जाता है तो उसमें आकस्मिक घटनाएं या दुर्घटनाएं, और आकस्मिक दुर्घटनाओं का योग ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि कभी न कभी जब भी ये राहु और मंगल का योग बनता है तो आकस्मिक घटनाएं बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके लिए तो आप हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी के जाप करें, और मंगल के वैदिक मंत्र जो है वो अगर आप करते हैं तो इसकी रेमेडीज से काफी हद तक इसके दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। सर अभी जैसे कि गोचर में देखें तो सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया लगी हुई है, काफी हम देख रहे हैं, काफी न्यूज में भी आता है कि जो सिंह राशि के और धनु राशि के लोग हैं वो अनेक फ्रंट पर काफी उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चाहे वो घर का मसला हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या अन्य कोई रोजगार से जुड़े हुए विवाद हो। तो हम चाहते हैं कि सर जो सिंह राशि और धनु राशि के लिए आप अपनी एक अच्छी ज्योतिषीय सलाह दें और उनके लिए भी कोई उपचार बताएं। सर सिंह राशि और धनु राशि में डाया चल रहा है, शनि भले राजा हो या रंग, किसी की भी दैया है या साढ़े साथी है तो शनि किसी को भी छोड़ता नहीं है। जब भी डाया लगा है सिंह राशि में, यानी सिंह राशि का मालिक सूर्य है, तो सूर्य की अगर उपासना करेंगे तो इसके जो दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। और धनु राशि में गुरु का कारक होता है, तो गुरु का कारक जो धनु राशि में हो रहा है तो अगर गुरु के जाप करेंगे तो काफी हद तक फर्क आएगा। इसके साथ साथ शनि के भी उपाय करने पड़ेंगे, जैसे काले तिल हुए शनिवार के दिन, और सरसों के तेल का दिया जलाएं। और आप ये कर सकते हैं कि शनिवार के दिन शनि देव को मंत्र जाप करके दिया जलाएं और पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया जलाएं, जिससे भी काफी कष्ट जो शनि के जो डाया के प्रभाव आ रहे हैं वो दुष्प्रभाव खत्म होते नजर आएंगे। सर अक्सर हमने देखा है कि कई माता पिता होते हैं अपने बच्चों की शादी को लेकर, विवाह को लेकर काफी परेशान होते हैं, उनकी बच्चियां काफी एज हो जाती है, विवाह नहीं होती, और लड़कों की भी यही स्थिति रहती है। क्योंकि आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं तो हम चाहेंगे ऐसे माँ बाप के लिए आप एक अपना कोई चमत्कारिक उपाय बताएं ताकि वो अपने बच्चों की विवाह संबंधित समस्या से बाहर आ सके। देखिए, विवाह संबंधी प्रॉब्लम जब आती है, जब 7th हाउस को शनि मंगल या पाप ग्रह अगर देखते हैं तो उनमें विवाह के रिश्ते तो आते हैं पर ठहराव नहीं आ पाता है। वो लोग 99 पे तो पहुंच जाते हैं, 100 मुकम्मल नहीं होता है। तो उसके लिए रामबाण उपाय है कि शिव भगवान की उपासना करें और दूध और शहद से शिवलिंग को अभिषेक करें, और हल्दी की गांठ हर सोमवार को अगर शिव जी पे चढ़ाई जाती है तो उनके विवाह में जो भी देरी आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है या बाधाएं आ रही है, काम रुक रुक के हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, तो उनमें प्रोग्रेस आती नजर आ जाएगी। और ये शादी सगाई में जो भी विलंब हो रहा है वो देरी से, जितनी देरी हो रही है उसमें प्रोग्रेस होती हुई और फास्ट काम होते नजर आएंगे। और पीले वस्त्र धारण करते हैं और गुरु की उपासना करते हैं और शिव पार्वती की उपासना करते हैं तो विवाह संबंधी जो भी प्रॉब्लम, किसी को भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इससे निश्चित तौर से दूर होगी, ये अगर उपाय करते हैं तो। सर अब आते हैं, थोड़ा एक अलग डिफरेंट सवाल है हमारा। ये 2025 का साल है, ये हमारे भारत देश के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। कई आतंकवादी घटनाएं हुई, कई आगजनी की घटनाएं हुई, काफी बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, राजस्थान में सबसे ज्यादा हुए कई। इसके अलावा सर इस साल हार्ट अटैक के केस भी काफी देखने को मिले, डिवोर्स के केस भी काफी देखने को मिले। तो एक बड़ा डर लोगों को इस साल लगा रहा। तो
क्या सर जो आने वाला जो साल है 2026 वो इससे अलग होगा या 2025 का पैटर्न जारी रहेगा? 2025 में सर इस तरह से घटनाएं हुई है, इसका रीजन यही है कि गुरु जो है, गुरु और शनि, ये बहुत ही इसमें हमारे में बोला गया है कि गुरु अगर मार्गी होता है तो आगे के जो हाउस होते हैं उसका फल देता है, और अगर मार्गी की जगह वक्रीय हो जाता है यानी पीछे के हाउसों का फल देता है। तो 2025 में देखेंगे तो गुरु और शनि की जो रफ्तार है बहुत ही स्पीड से हुई है। इसी तरह से अभी 2026 में इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि 2026 में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ मंगल और शनि दोनों में संतुलन बिगड़ेगा, उथल पुथल करेंगे, पर गुरु उच्च राशि में होगा, कर्क राशि में आएगा, जो 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 में गुरु अपने घर का मालिक उच्च राशि में बैठा होगा। तो निश्चित तौर से पूरे साल कोई भी बड़ी घटना से अपन को बचाएगा। तो गुरु का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होगा 2026 में, जो शिक्षा, भाग्य, नौकरी, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएगा और जो शनि और मंगल के दुष्प्रभावों को घटाएगा। सर एक पेचीदा सवाल है सर, जैसे कि पाराशर ज्योतिष हो गया और एक हो गया केपी ज्योतिष। सर अक्सर देखा गया है केपी ज्योतिष में और पाराशर ज्योतिष में टकराव होता है, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहेंगे सर कि आज आप इस उलझन को दूर करें। अगर सर ज्योतिष में हम ये देखा जाए कि ज्योतिष में अगर आपका डेट, मंथ, ईयर, टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ सही है तो प्रेडिक्शन सही जाती है। अभी क्या है कि हर ने पराशर ज्योतिष बना रखा है, किसी ने केपी ज्योतिष बना रखा है, किसी ने वशिष्ठ ज्योतिष बना रखा है। एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कि अगर आपने वो डिटेलें पूरी एक्यूरेसी से नहीं डाली है, तो भले ही केपी का हो, भले ही पराशर का हो या वशिष्ठ जी का हो, किसी का भी हो, तो वो सारी प्रेडिक्शनें धरी की धरी रह जाती है अगर जातक का अगर समय और डेट, मंथ, ईयर और टाइमिंग अगर रॉन्ग है तो। और इनमें ये टकराव इसलिए होते हैं कि पराशर ज्योतिष बहुत ज्यादा पुरानी मानी गई है। केपी ज्योतिष को अभी सोशल मीडिया में एक्टिव होने की वजह से बताया गया है, और दोनों के अगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखें तो इक्वली आ रहे हैं कि वो भी एंड ऑफ द डे बिगर रेमेडीज के काम नहीं होता है। अगर आपके आज बुखार है तो बुखार की दवाई खाओगे नहीं, तब तक बुखार उतरेगा नहीं। तो वो वाली चीज है कि ज्योतिष में भी आपको हुबहू आपकी लाइफ का बता दिया कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है और आपके सच में वो प्रॉब्लम चल रही है, और वही एस्ट्रोलॉजर ने बता दी। जब तक आप उसके उपाय नहीं करोगे तब तक उस जो तलवार लग रही है सुई में काम नहीं हो सकता है। तो आप इनका भले ही कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, उनका आखिर में यही है कि आपके जो जातक का डेट, मंथ, ईयर, टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ सही नहीं है तो सारी प्रेडिक्शनें आप कितनी कर लो सब रॉन्ग हो जाती है। सर आजकल आप जब सोशल मीडिया पर देखते हो काफी एस्ट्रोलॉजर ये दावा करते हैं, कुछ ऐसे उपाय बताते हैं लौंग के, इलायची के, दालचीनी के, कि आप 21 दिन इस काम को करिए, आप करोड़पति बन सकते हैं, आपके जीवन में बदलाव आ जाए। आप तथ्यात्मक, ज्योतिषीय तथ्यात्मक रूप से आप इन दावों से सहमत हैं सर? हाँ, मैं इस दावे से सहमत हूँ, और मैं एस्ट्रो विद वास्तु के अकॉर्डिंग आपको एक उपाय बताऊंगा जो रामबाण उपाय है। अगर आपका ईशान कोण, ईस्ट और नॉर्थ का जो कोना होता है 30 से 60 डिग्री, वहां हमेशा मंदिर, देवता, देवगण बिठाए जाते हैं। अगर वहां आप गंदगी करने से रोकें, उसको साफ रखें, नीट एंड क्लीन रखें। अगर 5 क्रिस्टल बॉल रखते हैं तो आप जितना इमेज नहीं करेंगे उससे फास्ट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और आप अगर वहां देवता, देवगण को बिठाते हैं, और अगर इसके विपरीत आपने अग्निकोण वहां किया है, पैसा तो आएगा, वही रफ्तार से स्वाहा हो जाएगा। तो निश्चित तौर से अगर इसके उपाय अगर कर रहे हैं, ईशान कोण को साफ सुथरा रख रहे हैं और वहां मंदिर और रोज दिया बत्ती हो रही है, तो आपके घर में प्रोग्रेस और सकारात्मकता और घर में सब एकजुट होके काम करेंगे और निश्चित तौर से सफलता हासिल करेंगे। सर क्योंकि आप एक प्रसिद्ध जाने माने नाम हैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा वास्तु स्पेशलिस्ट के रूप में भी आपको जाना जाता है। तो सर एक जो मकान होता है, एक बिल्डिंग जो होती है, भवन जो होता है, उसमें वास्तु की क्या भूमिका प्रमुख होती है और वास्तु किस तरह हमारे जीवन को चलाता है? वास्तु सर हमारे जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा लेके आता है। वो दिशा और
दशा दोनों को सुधार सकता है। अगर आपके घर में अगर वास्तु अगर 5 एलिमेंट अगर बैलेंस है, आदमी सुबह से शाम मेहनत तो कर ही रहा है। अगर आपके 5 एलिमेंट जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस तरह से 5 एलिमेंट माने गए, अगर आपके वो बैलेंस है तो निश्चित तौर से रिजल्ट आपके फेवर में ही आने शुरू हो जाएंगे। अगर सपोज एक एग्जांपल करते हैं, किसी का घर स्क्वायर है या रेक्टेंगल है और वास्तु पुरुष का जो हेड होता है, मुख होता है ईशान कोण की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर होता है, और पैर जो है साउथ वेस्ट की ओर होते हैं। अगर किसी का साउथ वेस्ट कोना कटा हुआ है तो आदमी को प्रोग्रेस आएगी, पर लंगड़े के जैसे, जैसे पैर कट जाता है तो लंगड़े के जैसे आएगी। पर किसी लोगों का ईशान को नॉर्थ ईस्ट ही कट गया, बिगर सर का आदमी जिसके सर ही नहीं है, तो वहां आप उस घर में पैसा लेके आओगे वो भी डूब जाएगा और कर्जों में आ जाओगे, निश्चित तौर से बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। तो अभी सोशल मीडिया के अवेयरनेस से, अभी सोशल मीडिया ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो लोगों को भी पता पड़ गया है। अभी लोग त्रिकोणी या साउथ फेसिंग या गौमुखी या शेरमुखी घर लेने से अवॉइड करते हैं, स्क्वायर घर बना के निश्चित तौर से 5 एलिमेंट को बैलेंस करके जो लोग कर रहे हैं उनके घर में सकारात्मकता की ऊर्जा का दिखना शुरू हो जाता है, घर में समृद्धि और धन की वर्षा होनी शुरू हो जाती है। सर, जैसे भी आपने ईशान कोण का जिक्र किया कि वहां पर पूजा कर, सर अगर मान लीजिए किसी के घर में, किसी का घर है या फ्लैट है, अगर वहां पर ईशान कोण में एक प्रॉपर रूप से देवालय या मंदिर बनाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर उसके लिए अदर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? ईशान कोण के लिए अगर आप साफ सुथरा नहीं रखें और उससे बचें कि शौचालय और सीढ़ी ना बनाए, उनसे आप बचें। अगर शौचालय या सीढ़ी बनाएंगे, अगर शौचालय आपने सपोज ईशान कोण में बना लिया तो घर का मुखिया परेशान, अस्पतालों के चक्कर और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने के भी चांसेस बन जाते हैं। अगर आप वहां साफ सुथरा रख के, ईशान कोण क्या है, आपके पैसे का, कुबेर का दरवाजा है, अगर आप उस दरवाजे के आगे बड़ा पत्थर रख दोगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी और पैसे का फ्लो रुक जाएगा, उल्टा धीरे धीरे कर्जों की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ईशान कोण को साफ सुथरा, हल्का, जितना हो सके उसको हल्का रखें, खुला रखें, और उधर वास्तु पिरामिड स्थापित करें। और मंदिर को सबसे ज्यादा तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि मंदिर स्थापित करें, जिससे वहां पॉजिटिव एनर्जी का कारक होती है और ज्यादा घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आती है। सब डे टू डे वर्क होना शुरू हो जाता है, आदमी की प्रोग्रेस खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाती है। सर, अगर मान के चलिए किसी के ईशान कोण में मंदिर स्थापित करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास? दूसरा ऑप्शन एज पर वास्तु, पहला तो ऑप्शन ईशान कोण को ही माना गया है, और अगर आप दूसरा ऑप्शन जाते हैं तो वेस्ट को फेस पे भगवान का मंदिर बनाए। भगवान का मुख ईस्ट को फेसिंग होगा। भारत के काफी मंदिर आज भी वेस्ट की पीठ पे बने हुए हैं और ईस्ट को मुख है भगवान का। तो सेकंड ऑप्शन यही रखा जाए कि वेस्ट की वॉल पे बना के ईस्ट को फेसिंग करें, वो भी बहुत ही अति उत्तम माना गया है। इसमें भी बहुत ही दोष कम होते हैं अगर आप वेस्ट को फेस करके ही बनाए या ईशान को नॉर्थ ईस्ट 30 से 60 डिग्री के बीच में बनाए। ये दोनों ही बहुत ही अति उत्तम माने गए एज पर द वास्तु। सर, एक रिसर्च में ये सामने आया है वास्तु से जुड़ी हुई कि जो दक्षिण मुखी मकान होते हैं सर, कई ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं, दक्षिण मुखी मकानों में रह रहे परिवारों को बर्बाद होते देखा गया है, भयंकर बीमारियों से लड़ते हुए देखा गया है, बच्चों के माता पिता से भाई बहनों में बड़े विवाद होते देखे गए हैं। तो सर, अगर मान के चलिए किसी की बड़ी शानदार इमारत है और पूरा दक्षिण मुखी मकान है और वास्तु पूरी तरह खराब है, तो फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सर, दक्षिण मुखी मकान है और उसमें निश्चित तौर से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमारे वास्तु में ये बताया गया है कि ईस्ट को राइजिंग का कारक, नॉर्थ को कुबेर का वास, और वेस्ट जहां सूरज जैसा ग्रह डूब रहा है, और साउथ को यमराज का घर बुला गया है। अभी इसको 4 दिशा को 8 से 32 जोन बनते हैं, S3 S1 ऐसे N3 N1। तो अभी 32 जोन बनने से ये पता पड़ जाता है कि अगर साउथ में भी 3 जोन होते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, जिसमें सबसे खराब माना गया है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में खड्डा है, बाथरूम है, पानी का टैंक है, तो घर का मुखिया परेशान, अस्पतालों के चक्कर, घर में परेशानियां एक जगह दूसरी। तो इसलिए हर आदमी यही चाहता है कि दक्षिण मुखी घर नहीं ले, साउथ फेसिंग
भले साउथ ईस्ट होगा तो साउथ ईस्ट संतान का जोन माना गया। अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ है या साउथ ईस्ट में आपके बाथरूम बना हुआ है तो उसको संतान होने में दिक्कत, उनको संतान 5 साल 10 साल लेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी का जोन है, मास्टर बेडरूम बताया गया है वास्तु में कि अगर आपका साउथ वेस्ट कट गया है तो वहां ये दिक्कतें आ जाती है, हस्बैंड वाइफ के अंडरस्टैंडिंग में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है, तालमेल बैठते नहीं है, डिवोर्स तक के केस गए हुए हैं। तो लोग बचते हैं कि साउथ का घर लेने में। और आप अगर देखने जाएंगे तो ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले घर खाली मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सुख समृद्धि से बने हुए हैं। और आपको जहां भी देखने जाएंगे तो साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट फेसिंग वाले ही घर मिलेंगे, क्योंकि लोग परेशान होकर जाते हैं। और इनके लिए रामबाण उपाय बताया हूं मैं आपको कि साउथ फेसिंग घर के मेन गेट के ऊपर पंचमुखी बालाजी खड़े हुए, पैरा देते हुए, बैठे हुए नहीं, खड़े हुए पंचमुखी बालाजी की अगर मूर्ति या आप चित्र स्थापित करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में सक्षम माना गया है। पंचमुखी बालाजी रामबाण उपाय है साउथ के किसी भी जोन में, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट के। तो इसमें अगर पंचमुखी बालाजी लगा लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में पंचमुखी बालाजी का बहुत बड़ा महत्व है। एस्ट्रोलॉजी में भी देखो, भले वास्तु में भी देखो, उसकी ऊर्जा को संतुलन कर सकता है। सर, कई जो वास्तु शास्त्री हैं इंडिया में जो दावा करते हैं कि जो घर का जो दक्षिण पूर्वी कोना है, अग्नि कोण जिसे बोलते हैं, उसको माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि सर ये क्या दक्षिण पूर्वी कोने में माता लक्ष्मी की पूजा करके वास्तु को, अग्निकोण को सही किया जा सकता है, या दक्षिण पूर्वी कोने में किचन रसोई बनाकर उसको सही किया जा सकता है? तो दक्षिण जो अग्निकोण है उसके वास्तु के बारे में बताइए सर। अग्निकोण अगर देखें तो साउथ ईस्ट को अग्निकोण माना गया है। अगर यहाँ कुछ भी खराबी है तो पहले तो मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा कि वहां लाल बल्ब लगा सकते हैं और शुक्र यंत्र स्थापित करके उस दोष को दूर कर सकते हैं। और अगर वहां आप किचन यानी गैस रख के खाना बना रहे हैं तो घर का संचालन, क्योंकि पूरा घर जो है अगर आपका फायर एलिमेंट बिल्कुल सही है तो घर का संचालन अच्छी तरीके से चलेगा। अगर वहां कोई भी कटकोना है या दोष है तो उसके लिए लाल बल्ब का उपयोग करें और शुक्र यंत्र लगा के उसको निश्चित तौर से उसके जो नेगेटिव प्रभाव को कम किया जा सकता है। सर, एक वास्तु से रिलेटेड एक चीज को लेकर भी लोग काफी दुविधाग्रस्त और परेशान रहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें कि घर में जो बाथरूम की दिशा है वो कौन सी ठीक रहती है? सर, बाथरूम की अगर आप देखेंगे एज पर वास्तु साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का कोना माना गया, और वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का कोना अगर बाथरूम के लिए यूज किया जाए तो अति उत्तम है। और बाथरूम के लिए नहीं यूज करना है, नॉर्थ ईस्ट को कभी भी भूल के भी ना करें जहां देवता देवगण बिठाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करके वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में बना सकते हैं, साउथ से साउथ वेस्ट के बीच में दो डिग्री आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं आ सकता है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट को तो निश्चित तौर से नहीं बनाना है, हम उसके लिए तो अवॉइड करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट पे ना बनाए। सर, एक लोगों को एक एक्सपेक्टेशन रहता है सर, मान लीजिए अगर किसी का वास्तु पूरी तरह खराब है, बड़ा आलीशान मकान है, बिल्डिंग है और वहां कुछ भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, करोड़ों की बिल्डिंगें होती हैं, तो क्या कोई ऐसे हवन पूजा पाठ यज्ञ है जिससे वास्तु को ठीक किया जा सके? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो, घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो और आपका जैसा बिल्डिंग बना हुआ है और इंटरनली स्पेस भी नहीं है कि उसको चेंज किया जा सके, तो उसकी ऊर्जा को भी निश्चित तौर से बढ़ा सकते हैं यंत्र के साथ, हवन के साथ, पूजा के साथ, पंच तत्वों के साथ। जो 5 चीजें हैं उसको अगर बैलेंस करके और उसके अकॉर्डिंग, अभी आपने सुना होगा देवता वास्तु, हर दिशा का अपना महत्व है। जैसे साउथ ईस्ट है तो उसके लिए शुक्र यंत्र होता है, साउथ है तो मंगल यंत्र होता है, साउथ वेस्ट है तो राहु यंत्र होता है, नॉर्थ ईस्ट है तो गुरु यंत्र। इसी तरह से कलर से भी कर सकते हो आप। अगर बुध का कलर है, नॉर्थ का कलर है तो ग्रीन कलर आप कर सकते हो। तो अगर
कोई रेमेडीज कलर के द्वारा भी की जा सकती है, कोई यंत्रों के द्वारा भी की जा सकती है। कुल मिला के एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे कि पंच तत्वों को, जो 5 चीजें हैं, उसको 5 एलिमेंट को अगर बैलेंस कर लेते हो, भले ही कैसा ही घर क्यों ना हो, उसको आप फेरबदल नहीं कर रहे हो, पर उसके पंच तत्व इंटरनली उसके बैलेंस कर लेते हो, तो निश्चित तौर से और पूजा पाठ हवन से निश्चित तौर से उसकी सकारात्मक ऊर्जा घर में वापस आना शुरू हो जाएगी और घर में वापस प्रोग्रेस आती हुई दिखेगी। भले घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, व्यापार का क्षेत्र हो, तो निश्चित तौर से हवन, पूजा और 5 एलिमेंट को जो यंत्र या कलर रेमेडीज से निश्चित तौर से ठीक किया जा सकता है। सर एक बड़ा दूसरा भी मेरा पर एक प्रमुख सवाल है, लोग काफी उसमें भी दुविधा में रहते हैं। सर मान लीजिए किसी का फ्लैट है, एक बड़ी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, वो उसका मुख्य बेशक ईशान कोण है, लेकिन सर लोग समझ नहीं पाते कि वो अपने फ्लैट के वास्तु को लेकर परेशान रहते हैं। अगर बिल्डिंग में 100 फ्लैट है तो वो अपने वास्तु को कैसे एनालाइज करेंगे? देखो, आपको सर्वप्रथम तो जिस जातक का घर है उस जातक को अपने नॉर्थ ईस्ट का घर है तो एक बार वेरीफाई करना चाहिए कंपास को। यहाँ मैंने काफी लोगों को देखा है कंपास प्रॉपर तरीके से दिखने नहीं आ रहा है, तो आप कंपास को इस तरीके से चेक करें कि 0 डिग्री मोबाइल में हो, भले आपके हाथ में हो, उस मोबाइल में है तो उसको थोड़ा सा मूव करके 0 डिग्री नॉर्थ करोगे, जहां भी आप खड़े हो वहां की चारों दिशाएं करेक्ट आ जाएगी। अगर ईशान कोण का है यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के 30 में 60 डिग्री ईशान कोण माना गया है, तो अगर ईशान कोण का घर है और उसके बिल्कुल अपोजिट देखोगे तो साउथ वेस्ट का गेट खुल जाता है। तो हमारे वास्तु में ये दिखा, एक गेट तो आपका बहुत ही अच्छा हो गया, एंट्री एंड फोर ईशान कोण का गेट, और अगर उसके अपोजिट देखोगे तो साउथ वेस्ट का कोना खुलते ही आपके क्या है कि साउथ वेस्ट की नेगेटिव एनर्जी भी आएगी। तो किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के उसको अगर 5 एलिमेंट को बैलेंस करें और साउथ वेस्ट की एनर्जी को भी बैलेंस किया जाएगा तो निश्चित तौर से रिजल्ट आएंगे। हर दिशा का अपना महत्व है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी दिशा, कोई भी दिशा खराब नहीं होती। साउथ वाले में भी काफी लोगों ने प्रोग्रेस की है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन साउथ में हैं, और साउथ ईस्ट तो कैश फ्लो माना गया है। आदमी की जिंदगी में जो भी पैसे का कैश फ्लो आता है वो साउथ ईस्ट के, अगर साउथ ईस्ट आपका खराब है तो कैश फ्लो रुक जाएगा। तो साउथ ईस्ट और साउथ के घरों में लोगों को प्रोग्रेस आते हुए देखा है। तो आप अगर किसी भी जानकार से या वास्तु एक्सपर्ट से कनेक्ट करके एक बार 5 एलिमेंट को बैलेंस करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सबके घर में जितने भी जो वास कर रहे हैं, जो वास्तु जहां आप वास कर रहे हो, जहां निवास कर रही हो, उन सब की प्रोग्रेस होती हुई नजर आ जाएगी। सर आपको जो एक महारत हासिल है, जैसे वास्तु शास्त्र में आपने काफी बेस्ट तरीके से अपना डिस्क्रिप्शन दिया, और जैसे ही आपने ज्योतिष में अपना जो डिस्क्रिप्शन दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है, आप जो उपाय प्रदान करते हैं, तो उसके पीछे आपके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका आधार क्या है? उसका आधार सर, मैं शुरू से ही बिलीव करता आया हूँ, क्योंकि ये जो अर्थ है, पूरा पृथ्वी है, वो किसी न किसी दैवीय शक्ति से तो चल ही रहा है। और हमारे शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु यानी हर दिशा, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी स्थापित करोगे तो वो अपनी ऊर्जा छोड़ना शुरू कर देता है। अगर आपने उसको गलत दिशा में रख दिया है तो वो नेगेटिव प्रभाव देता है, और अच्छी दिशा में रख दिया तो उसके अच्छे प्रभाव आने शुरू हो जाता है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपका 9 ग्रहों में से चल क्या रहा है, दशा ही दिशा बिगाड़ सकती है और बना सकती है। अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में निश्चित तौर से, आप अगर किसी का समय अच्छा चल रहा होता है तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा लेता है तो सोना हो जाता है, और समय खराब होता है तो अच्छा काम करने भी जाए तो बुरा हो जाता है। तो ये आपने कहावत सुनी हुई होगी। तो मैं शुरू से ही इन पे बिलीव करता आया हूँ और मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व की है, और फिर जैसे जैसे मैंने इस पे स्टडियां की और लोगों की नजदीकी से कुंडलियां देखी, उनके जो हमने देखे कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, किस ग्रह की वजह से हो रहे हैं, या किस हाउस में ये लोग अस्पतालों के चक्कर हुए, घर का मुखिया परेशान हुआ, तो क्यों, किस रीजन से हुआ, वो फील्ड में रह के और स्टार की पोजीशन देके, वास्तु को देख के उसके अकॉर्डिंग हमको पता पड़ा। फिर उसके अकॉर्डिंग उसके उपाय करने से काफी लोगों को सहायता प्राप्त हुई, उनको जहां तलवार लग रही थी सुई में काम होना शुरू हुआ। तो इसमें
अभी भी मेरे को लगता है कि मेरे को और ज्यादा इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ब्रह्मांड के जैसा बहुत बड़ा विषय है ये वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, हम उसके आगे शून्य है, हमारा नॉलेज इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ज्ञान है जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। इसमें जितना पढ़ा जाए उतना कम है सर। क्योंकि आपका इंटरव्यू सेशन एक ऐसे समय हो रहा है, दिसंबर के महीने में 2026 नया साल आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए अपनी बेस्ट से बेस्ट ज्योतिषीय सलाह, कुछ अपने टिप्स, अपनी रेमेडीज, ताकि उनका जीवन खुशहाल बना रहे, सुख समृद्धिशाली बना रहे और स्वास्थ्यवान बना रहे, तो लोगों को प्रमुख 5 टिप्स दीजिए सर आप। सब मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सद्कर्म करो, कोई भी किसी का खराब मत करो। आपके ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, अगर भले एस्ट्रोलॉजी देखें भले वास्तु देखें। सर्वप्रथम आप सबकी हेल्प करो, और हेल्प करते ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होने शुरू हो जाएंगे। और किसी की भी आप सहायता करोगे या अच्छे कर्म करोगे, किसी को खराब या दुख नहीं पहुंचाते हो, तो काफी हद तक माता पिता की सेवा करें और हवन कोशिश करके अपने हाथ से हवन पूजा पाठ आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, तो बहुत ही निश्चित तौर से उसके घर में तो ऊर्जा आएगी, खुद में भी बहुत ही ऊर्जा आएगी। और अगर आप देखेंगे कि आदमी गलत तरीके से कर रहा है, तो उसके घर में भी पूरी तरह से उन सबकी सोच समझ उसी दिशा की ओर बढ़ जाएगी कि जैसे घर का मुखिया कर रहा है वैसे ही। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, पूजा पाठ हवन और सद्कर्म, और जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। इसमें निश्चित तौर से भले ही साल कोई भी आए, भले 2025 हो 2026 हो, अगर आप किसी की भी मदद करते हो, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग करते हो, तो ग्रहचारी आपके निश्चित तौर से आपको उसमें फेवर करेगी। कभी भी ग्रह आपके विपरीत नहीं जाएंगे। ग्रहों को अच्छा करना, माता पिता की सेवा, गुरुजनों का आदर सम्मान, आज अगर यही देखा जाए, यही इसी की कमी की वजह से राहु प्रबल हो रहा है, शनि प्रबल हो रहा है। आप देखेंगे घर घर में यही है कि घर घर की कहानी, माता पिताओं में, परिवार में मतभेद और यही चीजें चल रही है, जिसकी वजह से फासले घर तो बड़े हो गए पर रहने वाले उसमें बहुत कम हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हवन पाठ पूजा और बड़ों का आदर और माता पिता और देवता देवगण का अगर सम्मान करोगे, तो कोई भी ग्रह आपके लिए विपरीत असर नहीं करेंगे। हमेशा सदुपयोग और अच्छा ही रिजल्ट देंगे सर। आपने सुना जोधपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रकाश व्यास को, उसमें उन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़े बेबाक तरीके से जवाब दिए। उन्होंने चाहे मंगल दोष हो, राहु गुरु का चांडाल दोष हो या चंद्र शनि का विषयोग जो दोष हो, उन्होंने सभी सवालों के ना सिर्फ जवाब दिए, लोगों के जीवन को बदल देने वाले चमत्कारिक उपाय भी बताए। उन उपायों को आजमाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। साथ ही ज्योतिषाचार्य प्रकाश व्यास ने जो दावा किया कि आने वाला जो साल है 2026, ये न सिर्फ भारत के लोगों के लिए अपितु भारत देश के लिए भी काफी सुख समृद्धिशाली साबित होगा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को बेस्ट एडवाइस दी, वास्तु से संबंधित लोगों की समस्याओं का समाधान किया और कई जरूरी उन्होंने उपाय बताए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए डेली इंडिया टाइम्स। थैंक यू वेरी मच।